हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेज़ स्टार्ट कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मैं लेके आ चुका हूं क्विज़ नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि हमारी रहेगी इकोनॉमिक्स के ऊपर। गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे क्विज़ेज़ को अटैम्प्ट नहीं किया है गाइज़, जाइए विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटैम्प्ट करिए सभी क्विज़ेज़ को। 2 क्विज़ हम डेली अपलोड करते हैं, जो कि एक 12 बजे होता है डेली और एक 7 बजे होता है। तो दोनों क्विज़ेज़ को आप डेली अटैम्प्ट करिए और टॉपर्स के साथ कंपीट करिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी क्विज़ में आती है तो हर डे जो नेक्स्ट जो भी क्विज़ होता है उसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होती है वो नेक्स्ट डे हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से आपके सभी जो डाउट्स हैं वो गाइस क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो पे मूव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। आपको गाइज यहाँ पे बताना है जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं आरबीआई के, उसमें क्या खरीदा या फिर क्या बेचा जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं कमर्शियल बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं आरबीआई के, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उनको खरीदा या फिर बेचा जाता है। कहाँ पर? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जो आरबीआई के। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज द रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द। आपको यहाँ पे बताना है जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होती है किसी भी कमोडिटी की, उसमें एक्सटेंशन या फिर कंट्रैक्शन जो है किसमें चेंज आने की वजह से जो है वो देखी जाती है। एक्सटेंशन या फिर कंट्रैक्शन जो है क्वांटिटी डिमांड में क्यों होती है वो आपको बताना है। ड्यू टू द यूनिट चेंज इन द यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या फिर चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, या फिर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द सीजन। ठीक है, वो आपको बताना है कि किसकी वजह से या फिर किसमें चेंज आने की वजह से जो है कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें एक्सटेंशन या फिर कंट्रैक्शन जो है वो देखी जाती है। तो गाइस काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई भी जो कमोडिटी है उसकी यूनिट प्राइस में अगर कोई चेंज आती है, अगर प्राइस बढ़ता है तो जो है कंट्रैक्शन देखी जाएगी, अगर जो प्राइस है वो कम होता है तो जो थोड़ी सी जो एक्सटेंशन है वो देखी जाएगी किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड में किसी भी कमोडिटी की। क्लियर है गाइस? चलिए, होप आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार इज। तो पेट्रोल एंड कार आप सब जानते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि अगर एक है तभी दूसरा है। ठीक है, पेट्रोल है अगर तो तभी कार है, अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो कार कैसे चलाओगे। ठीक है ना, तो एक कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कंप्लीमेंट्री गुड्स की, वो क्या होती है बेसिकली, वो आपको बताना है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि अगर आप एक की प्राइस में जो है इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हो तो उसका जो है इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर क्या बढ़ता है, वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। जो कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इनफाइनाइट होती है, पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, फिर नेगेटिव होती है। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार इज नेगेटिव, क्योंकि एक है तो तभी दूसरा है। ठीक है, तो यानी कि इनमें जो है नेगेटिव होगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी जगह पर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो जो भी कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द कंप्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव, इस तरह से भी आप बोल सकते हो गाइस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। यहाँ पे गाइस ऑन नहीं होगा, ओन होगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये स्टेटमेंट किसको रिलेट करती है वो आपको बताना है। प्रोफेसर जेबी से, जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ या फिर जेएस मिल। तो दोस्तों आप सब ने जो है सेज लॉ पढ़ा होगा। सेज लॉ की ये स्टेटमेंट है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो सेज लॉ जो है किनके नाम पे रखा गया है? प्रोफेसर जेबी से के नाम पे। तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है गाइस, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। सेज लॉ, ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से लॉ की है, तो वो है सेज लॉ की। तो ये जो है जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है, तो वो दी है प्रोफेसर जेबी से ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है
स्टेटमेंट है, तो इसे अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है। तो प्रोफेसर JB से जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है, वो क्या एक्सप्रेस करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ऑन इट्स प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ऑल ओवर द सप्लाई ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, या फिर नन ऑफ द अबव। अच्छे से पढ़िए गाइस, इसको वीडियो पास करिए, अच्छे से सभी ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद अपना राइट आंसर मार्क करिए और देखिए कि आपका आंसर जो है सही होता है या फिर गलत। तो गाइस यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड, कि जो भी कमोडिटी है उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ा है, ये एक्सप्रेस करता है लॉ ऑफ डिमांड। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो लॉ ऑफ डिमांड है गाइस वो एक्सप्रेस करता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एक्सप्रेस करता है द लॉ ऑफ डिमांड। होप आपको क्लियर होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर आप सब ने होप इसका मार्क कर दिया होगा सही से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। The question number 6 is a situation where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum consumption expenditure is considered as। वो सिचुएशन जहाँ पर हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों की इनकम इतनी भी नहीं है कि वो अपनी मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे कि खाना जो है वो भी जो है नहीं ले पाते, उसको भी जो है खरीद नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है कि वो सिचुएशन जहाँ पर लोग अपनी जो मिनिमम जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी नहीं कर पाते हैं, तो वो सिचुएशन, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी या फिर रूरल पॉवर्टी। बताइए गाइस कि उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं जहाँ पर लोग जो है अपनी मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है उनको भी मीट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गाइस एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, absolute poverty is a situation where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum consumption expenditure। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। होप आपने ये सभी टर्म्स जो है इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ी होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम मूव करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन करता है, रिलेशन बताता है किसके इसके बीच में, इनिशियल इनपुट एंड अल्टीमेट आउटपुट, इनपुट एंड अल्टीमेट कंजप्शन, आउटपुट एंड कंजप्शन या फिर आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स के बीच में। तो गाइस जब भी कभी प्रोडक्शन की बात होती है तो आपने सिंपल इनपुट एंड आउटपुट पे जाना है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर 1 में प्रोवाइडेड है। जो भी प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो हमेशा जो है रिलेशन आपको बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, यानी कि इनिशियल इनपुट कितनी थी और जो अल्टीमेट आउटपुट क्या है उसके बारे में आपको प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन करता है, उसके रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है। क्लियर है गाइस। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनिशियल इनपुट एंड द अल्टीमेट आउटपुट। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इफ टू commodities are complements then their cross price elasticities is। आपको ये बताना है, ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। बताइए कि अगर कोई भी दो कमोडिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, देन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी उनकी क्या होगी। ऑप्शंस आपके पास प्रोवाइडेड हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज में फ़र्क है। होप आप सब ने जो है गेट किया होगा पॉइंट, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता दूं कि जो भी कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़े पेट्रोल एंड कार, तो उनकी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो हमेशा जो है नेगेटिव होती है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिन्होंने भी ध्यान से पढ़ा होगा उन्होंने इसका राइट आंसर अच्छे से मार्क किया होगा, जिन्होंने ऊपर से पढ़ा होगा वो जो लोग हैं इसमें अटक गए होंगे दोबारा से, जिन्होंने ध्यान से जो है हमारे सेकंड क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following would not considered an economic activity? इन सभी एक्टिविटीज़ में से किसको जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाएगा वो आपको बताना है गाइस। अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान, अ टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम, अ टीचर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज रेजिडेंस। बताइए गाइस इसका राइट आंसर आप सभी ने मार्क करना है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो सोच के इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, ऑप्शन नंबर 3,
तो क्यों है ऑप्शन नंबर थर्ड? 1 बाय 1 सबको हम स्टडी करते हैं और डिफरेंस देखते हैं। अ टीचर्स टीचिंग स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, अगर कोई टीचर जो है अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो जो है सैलरी लेता होगा, मुफ्त में तो नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर कोई टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तब भी वो पैसे लेगा, ठीक है, सैलरी लेगा, मुफ्त में तो नहीं पढ़ाएगा। वेयर एज अ टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम, अगर कोई टीचर जो है अपने बच्चे को जो है घर पर पढ़ा रहा है, अपनी लड़की को जो घर पर पढ़ा रहा है, तो उसके तो वह पैसे नहीं लेगा, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन नहीं आ रहा है। वेयर अगर आप ऑप्शन नंबर 4 की बात करोगे तो वहाँ पर भी जो है अ टीचर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज रेजिडेंस, अपने घर से ही कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है कोई टीचर प्रोवाइड कर रहा है तो उसके भी वो कुछ चार्जेस लेता होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा किसी को भी। तो क्लियरली जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो वो एक जो है एक ऐसी जो है उसको हम ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी तीनों जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कंसीडर किए जाएंगे ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। होप आप सबको क्लियर होगा जो मैंने आपको बताया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP ऑफ कंट्री इज, आपको बताना है NNP किसी भी कंट्री की क्या होती है। GDP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GNP माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर GNP माइनस डेप्रिसिएशन। लॉन्चेस नहीं होगा गाइस, यहाँ पर होगा अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस। तो दोस्तों बताइए इसमें से नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है किसी भी कंट्री का क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, नेट NNP जो होती है गाइस वो होती है GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। NNP जो होती है वो आपकी क्या होती है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन। तो इन्हीं को घुमा फिरा के भी आपको पूछा जा सकता है कई बार, तो वो भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। तो यहीं से ये रिलेशन जो है वो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इसी से बड़े सारे जो है रिलेशन फ्रेम हो जाते हैं, तो वो भी आपने जो है डिराइव करके अच्छे से पढ़ लेने हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर NNP जो होगी वो होगी आपकी GDP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। क्लियर है गाइस। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स के थे। होप आपको जो है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे। और गाइस अगर आप हमारे डेली क्विजेस टेलीग्राम के ऊपर जो हम कंडक्ट करवाते हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस विजिट करिए, दीजिए 2 क्विज़ हम डेली अपलोड करते हैं, दोनों क्विज़ेस को अटैम्प्ट करिए, टॉपर्स के साथ कंप्लीट करिए गाइज। और जो भी टॉपर्स की लिस्ट होती है हम टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम क्विज़ेस में अच्छा परफॉर्म करोगे गाइज तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियस है आप जो है एग्जाम में भी अच्छा ही परफॉर्म करके आओगे। नियर अबाउट जो है 300 जो है पीपल डेली जो है क्विज़ेस अटेंड करते हैं, तो आपको वहाँ पर अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आप उन 300 बच्चों में आप कहाँ पर लाई करते हो। तो क्विज़ेस देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है 14 क्विज़ेस हो चुके हैं। अगर आपने हमारे अभी पहले 14 क्विज़ेस को नहीं दिया है तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। जो डेली जो है 2 अपलोड होते हैं क्विज़ेस, उनको भी आप अटेंड कर सकते हो गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।